कि मोदी जी बात करिए पाकिस्तान से। हाँ, बहुत अच्छा बच्चा है पाकिस्तान, गलती हो गई, बातचीत करिए। और जिस दौर में बातचीत आप कर रहे थे, उस दौर में वहां से आ रहा हर आदमी आपके यहां मौत का सामान ला रहा था। जो कोई भी पाकिस्तान से आता था, after self confessing that they were carrying drugs, और उस ड्रग से आए हुए पैसे का करीब 30% भारत के अंदर टेरर अटैक्स के लिए किया जाता था। यानी भारत के ही पैसे से भारत के ही मौत का सामान। और जो कुछ हमने धुरंधर फिल्म में देखा कि किस तरह से जाली नोटों का कारोबार भारत की इकोनॉमी के समानांतर, एक जाली नोटों का समानांतर कारोबार, एक ऐसी आर्थिक इकोनॉमी भारत के अंदर खड़ी कर दी गई जो भारत के खिलाफ काम कर रहा था। lot of fake currencies at several places coming through border areas, coming through Nepal. पाकिस्तान का जन्म हुआ है, तो जिसका जन्म हुआ है मृत्यु निश्चित है। कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है, कश्मीर पाकिस्तान की रियासत का हिस्सा नहीं है, ये पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है। पीओके यानी पाकिस्तान ऑक्युपाइड में अब बच्चे भी सामने से मुनीर को चुनौती दे रहे हैं। उठो लोगों, बगावत से क़यामत का समा कर दो। उठो लोगों, बगावत से क़यामत का समा कर दो कि ये खामोश रहने की आदत तुम्हें मार डाले। अगर हमारे बेफाम नहीं माने जाएंगे, चाहे आप लोग के बेफाम अपनी मर्जी से जिया, मैं आपके बेफाम की भी जरूरत नहीं है। अब सिंपल कहानी है कि एक आतंकी घटना करेंगे और आपका इस्लामाबाद, आपका कराची, आपके लाहौर, आपके मुल्तान में ब्रह्मोस गिरेगा। आपने युद्ध के नियम बदल दिए। दर्शकों, जिस बात की तारीफ पाकिस्तान करने लगे, जिस बात की तारीफ या लोगों की तारीफ हाफिज सईद करने लगे, आप हिंदुस्तान में रहकर उसके लिए या फिर उस व्यक्ति के लिए या किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए एक आम हिंदुस्तानी के तौर पर आपके मन में क्या राय बनेगी? कि वहाँ बहुत बरखा जैसे लोग भी मौजूद हैं, बहुत अच्छे बात करने वाले भी मौजूद। अभी देखिए कांग्रेस में जो गुफ्तगू हुई है, कांग्रेस ने की है, बीजेपी से कहा है कि भाई आप पाकिस्तान पर इल्जामात मत दो, आप अपने घर को देखो। जो कुछ तुम कर रहे हो कश्मीर के अंदर, इतना जुल्म तुमने ढाया, उनके हुकूक तुमने गसब किए हैं, जो तुम कर रहे हो, और पाकिस्तान की तरफ इल्जाम दे के तो आप इस मसले को हल तो नहीं कर सकते। अगर हाफिज सईद जैसा व्यक्ति नरेंद्र मोदी या मौजूदा सरकार या पाकिस्तान की बात करें, तो अगर पाकिस्तान को मौजूदा सरकार से दिक्कत हो रही है, लेकिन वहां बैठे कुछ लोगों को पहले जो सरकारें थी उनसे बड़ा प्रेम है, वो कहते हैं कि वो लोग बड़े अमन पसंद थे, तो आप इसका मतलब समझ पा रहे हैं या नहीं? आखिर नरेंद्र मोदी और अमित शाह या फिर योगी आदित्यनाथ या राजनाथ सिंह या अजीत डोभाल का नाम पाकिस्तान को क्यों परेशान करता है, आप ये समझ पाते हैं या नहीं? पाकिस्तान की अंदरूनी हालात बलूचिस्तान से लेकर पीओके तक क्या है वो दुनिया जानती है। दर्शकों, पाकिस्तान अपने लगाए आग में खुद झुलस रहा है। कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है, कश्मीर पाकिस्तान की रियासत का हिस्सा नहीं है, ये पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है। एफसीपीसी की सरकार, हम क्या चाहते, हम क्या चाहते, हम चैन करेंगे, तुम्हारा बाप भी देगा। पीओके पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के अंदर कश्मीर की आजादी, पाकिस्तान से आजादी और पाकिस्तान के अवैध कब्जे के नारे गूंज रहे हैं। बात पीओके के कहानी की अकेले नहीं है। पीओके यानी पाकिस्तान ऑक्युपाइड में अब बच्चे भी सामने से मुनीर को चुनौती दे रहे हैं। उठो लोगों, बगावत से क़यामत का समा कर दो। उठो लोगों, बगावत से क़यामत का समा कर दो कि ये खामोश रहने की आदत तुम्हें मार डाले। रियासत कर बचानी है, सियासत छीन लो इनसे, रियासत कर
जानी है सियासत छीन लो इनसे, वरना इस सियासत को ये सियासत मार डाले। अगर हमारे बेफाम नहीं माने जाएंगे, चाहे आप लोग के बेफाम अपनी मर्जी से जिया, मैं आपके बेफाम की भी जरूरत नहीं है। और मेरी आप सब पाकिस्तानी अवाम से गुजारिश है कि हमारे साथ खड़े हो, हमें हक के लिए आवाज उठा रहे। क्यों आप लोग पीछे खड़े? मैं तमाम ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन से गुजारिश करती हूँ कि वो आए और हमारे ऊपर जो जुल्म हो रहा है उसको देखें। मैं इंटरनेशनल मीडिया, अल जजीरा, BBC, CNN से गुजारिश करती हूँ कि वो आए और हमारे ऊपर होने वाले जुल्म को ना सिर्फ पाकिस्तान को बल्कि पूरी दुनिया को ये पैगाम देना चाहती हूँ कि हुकूमत पाकिस्तान ने ये हमें दहशतगर्द और कलअदम करार दे दी है। और क्योंकि हम 1 महीने से इधर बैठे हुए, हमारा एहतजाज चल रहा है और ये कह रहे हैं दहशतगर्द क्या तालीम मांगते, क्या मियारी तालीम मांगते, क्या अस्पताल मांगते। दर्शकों, हमने आपने इस देश में वो दौर भी देखा है जो लोग कहते थे कि अरे वार्ता करिए, बातचीत करिए। मोदी ने कहा कि थप्पड़ मारेंगे और बात नहीं होगी। लोगों ने फिर कहा अभी जिस समय पीओके के हालात हमने आपको दिखाए, जिस समय पाकिस्तान अपने पीओके पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में जूझ रहा है, उस समय हमारे यहां के कुछ वो लोग जिन्होंने, इनमें से कई सारे लोग जो एक दौर में ये लेटर लिख रहे थे कि मोदी अगर गुजरात से दिल्ली आ गए तो बड़ा बवाल हो जाएगा, बड़ा बवंडर हो जाएगा, उन्हीं लोगों ने ये लिखा फिर से ऑपरेशन सिंदूर के बाद, जब भारत ये कह रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर का बस पॉज बटन दबाए। जब पीओके में पाकिस्तान फंसा है तब हमारे यहां कुछ लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान से मिलकर बात करिए। आपको याद होगा दिल्ली से लेकर मुंबई तक एक दौर था जब कव्वाली हुआ करती थी, मुशायरे हुआ करते थे। यह वो दौर है जब पाकिस्तान से वहां के कलाकार, वहां के गाने बजाने वाले, शायरी करने वाले सारे मुस्तफा खान साहब आते थे और भारत में मुशायरा हुआ करता था। उन मुशायरों के पीछे की कहानी, आखिर उसके पीछे पाकिस्तान क्या कर रहा था और कैसे भारत का पूरा सुरक्षा तंत्र एक तरह से कॉम्प्रोमाइज था और हम कुछ नहीं कर रहे थे। यह हम नहीं कह रहे। और क्यों बार बार जब भी भारत पाकिस्तान के बीच कुछ होता है, कुछ लोग कहते हैं क्रिकेट डिप्लोमेसी, क्रिकेट डिप्लोमेसी। अरे जिस देश के साथ बैठना नहीं, खाना नहीं, पीना नहीं, हमारा व्यापार बंद है, कुछ लोग ये दलील देते हैं कि क्रिकेट में बड़ा दम है, आपको क्रिकेट डिप्लोमेसी करनी चाहिए, दोनों देशों के बीच क्रिकेट खेला जाना चाहिए। आज उस क्रिकेट वाले खेल को भी एक्सपोज करेंगे। डीएनपी इंडिया आपसे कुछ नहीं कह रहा है, ध्यान रखिएगा। मैं जो कह रहा हूं वो पब्लिक डोमेन में सारी चीजें उपलब्ध हैं। दर्शकों, आरवीएस मनी साहब का इंटरव्यू बड़ा वायरल है। ये जो लोग आपसे बार बार आगे आकर कहते हैं कि अरे क्रिकेट खेलिए ना पाकिस्तान के साथ, अरे खेलना चाहिए क्रिकेट। क्रिकेट और आतंकवाद दोनों अलग अलग मुद्दे हैं। क्रिकेट और दोनों देशों के संबंध अलग अलग विषय है। कुछ लोग लंबे वक्त तक सांप को दूध पिलाते रहे और ईमानदारी की उम्मीद करते रहे। इस बीमारी का कोई इलाज है नहीं। ये जो लोग बार बार क्रिकेट डिप्लोमेसी की बात करते हैं, पाकिस्तान उस क्रिकेट के आड़ में क्या कर रहा था, आरएस मनी साहब ने बताया है। वो लोग हर जगह, वो चाहे क्रिकेट में हो, वो चाहे कोई भी मौका हो, जहां पाकिस्तान हिंदुस्तान के सामने है, उनका नजरिया केवल एक है, काफिर है, काफिर जायज़े कत्ल है, काफिर को बर्बाद करो, काफिर को तबाह करो। सिंगल मिशन ऑफ पाकिस्तान ऑन एवरी स्टेज, एवरी मोमेंट, हर जगह, हर तरह से उनके दिमाग में चलने वाली गंदगी केवल यह है। हमारे यहां बैठे कलाकारों को समझ नहीं आता। क्यों? क्योंकि एक दौर में जब ये लाहौर, कराची, इस्लामाबाद चले जाया करते थे, आईएसआई उनको महंगे शराब और बाकी तरह की व्यवस्थाएं दिया करता था। यह ओपन सीक्रेट है। देखिए, ड्रग्स को हकीम की दवा बता सच छिपाते रहे शोएब अख्तर, 20 साल पहले की कहानी। आखिर यह बात क्या है? दर्शकों, एएनआई की संपादक है स्मिता प्रकाश, उनको इंटरव्यू दिया है पूर्व अंडर सेक्रेटरी आरवीएस मनी साहब ने। मनी साहब ने उसमें तमाम चीजों पर बातचीत की है। उसमें उन्होंने मालेगांव ब्लास्ट पर बात की है, उसमें उन्होंने 26/11 को
ये बता दिया। Also, the 2611, I have said it on very occasion, it's a fixed match between ISI and INC. Please repeat that. It is a fixed match between INC, Indian National Congress, and ISI. 26. I say that with full responsibility. I've been telling it for 7 years, 8 years. I've asked Congress people to challenge it on national TV. Why I am saying it is, you go through the record. दर्शकों, ये बड़ी चौंकाने वाली बात है कि वो चाहे कोई क्रिकेटर हो, सिंगर हो, कलाकार हो, नाचने गाने वाला हो, शायर हो, मुशायरे खूब हुआ करते थे उस दौर में। जो कोई भी पाकिस्तान से आता था, मैन टू मैन कहानी, या फिर जो गवर्नमेंट टॉक्स थे, जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स थे, उस लेवल पर नहीं, लेकिन ये जो कबूतर वाली दुकान थी, ये जो मोमबत्ती ब्रिगेड थी, ये जो मुशायरे हुआ करते थे कि वाह 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 जेने लाहौर नहीं वेख्या तेने कुछ वेख्या ही नहीं, ये वाली जो बीमारी थी जो दिल्ली में हुआ करती थी, उसके बारे में कुछ कह रहे हैं। We have the reported case of Shoaib Akhtar and Mohammad Asif, The cricketers. cricketers who were sent back by Pakistani High Commissioner after self-confessing that they were carrying drugs. But that was for personal consumption, they said. That is what is the ruse. So that the entire background, in the entire background, all the Pakistani team players, whenever the Pakistani delegations, teams, everything come, they traffic drugs here. आप इसका मतलब समझिए कि पाकिस्तान से कोई आ रहा है, कोई भी ग्रुप है, वो क्रिकेटिंग ग्रुप है, वो हॉकी का ग्रुप है, वो चाहे कोई भी किसी भी शक्ल में है, आईएसआई उसको ड्रग्स के साथ भेजा करती थी, जो आरवीएस मनी साहब दावा कर रहे, और वो ड्रग्स को कंज्यूम करना था इंडिया के अंदर, वो चाहे जहां भी ठिकाने आप लगाएं, और उस ड्रग से आए हुए पैसे का करीब 30% भारत के अंदर टेरर अटैक्स के लिए किया जाता था। यानी भारत के ही पैसे से भारत के ही मौत का सामान। हमारे यहां की जो युवा जनरेशन है उसको नशे की तरफ ढकेलकर आने वाले पैसे का इस्तेमाल पाकिस्तानी आईएसआई के आका भारत में आतंकी हमलों के लिए करते थे। यह तो वो कहानी है ड्रग वाली, जब क्रिकेट हर बार जब हमारे यहां कोई आतंकी हमला हुआ, एक पक्ष ने कहा कि क्रिकेट नहीं होना चाहिए, एक पक्ष ने कहा कि भारत पाकिस्तान के बीच हर तरह का रिश्ता खत्म होना चाहिए, वो चाहे व्यापारिक हो, सांस्कृतिक हो, चाहे किसी भी रूप में हो। लेकिन एक पक्ष हमेशा आपको इसके साथ दिखा, वही पक्ष जो आज लेटर लिख रहा है प्रधानमंत्री को कि मोदी जी बात करिए पाकिस्तान से। हाँ, बहुत अच्छा बच्चा है पाकिस्तान, गलती हो गई, बातचीत करिए। एक नेशन जो टेररिस्ट एज अ पॉलिसी चला रहा है हमारे खिलाफ, एक नेशन जिसकी ऑफिशियल डॉक्ट्रिन है ब्लीड इंडिया थ्रू 1000 कट्स, हमारे यहां बैठे कुछ समझदारों को लगता है कि उससे बातचीत करनी चाहिए। बातचीत आप हमेशा कर ही रहे थे, और जिस दौर में बातचीत आप कर रहे थे उस दौर में वहां से आ रहा हर आदमी आपके यहां मौत का सामान ला रहा था। और आरवीएस मनी साहब जो कह रहे हैं इसमें कितना सच है कितना झूठ है, आपके पास भी विवेक होगा, जरा विवेक का इस्तेमाल करिएगा। आरवीएस मनी इससे आगे और जाते हैं, और जो कुछ हमने धुरंधर फिल्म में देखा कि किस तरह से जाली नोटों का कारोबार भारत की इकोनॉमी के समानांतर, एक जाली नोटों का समानांतर कारोबार, एक ऐसी आर्थिक इकोनॉमी भारत के अंदर खड़ी कर दी गई जो भारत के खिलाफ काम कर रहा था। But during Madhukar Gupta's time, we caught hold of lot of fake currencies at several places, coming through border areas, coming through Nepal, Islamabad to Sri Lanka, and coming through coastal routes. So many ways. And he declared a war on fake currency. And fake currency also used to fund around 25 to 30% of the terror funding in India. 30% from drugs and 30% from fake currency and local, that was a major area where we cracked a lot. We did a lot of cracking. तो देखिए, ये मेरा निजी मानना हो सकता है कोई इत्तेफाक रखेगा, कोई नहीं रखेगा। मैं बहुत सीधे तौर पर मानता हूं, एक सनातनी हूं, और सनातन में ये कहा गया कि भाई
जिसका जन्म हुआ मृत्यु निश्चित है। हमने पहले भी कहा है डीएनपी पर, दुनिया में भारत शाश्वत है, भारत की भूमि हमेशा से है, रहेगी, हमेशा से थी। पाकिस्तान का जन्म हुआ है, तो जिसका जन्म हुआ है मृत्यु निश्चित है। हाल फिलहाल पीओके के अंदर यह जो सिचुएशन है, कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है, कश्मीर पाकिस्तान की रियासत का हिस्सा नहीं है। ये पाकिस्तान का है, एफसीपीसी की सरकार, हम क्या चाहते, हम क्या चाहते, हम चैन करेंगे, तुम्हारा बाप भी देगा। अगर हमारे बेफाम नहीं माने जाएंगे, चाहे आप लोग के बेफाम अपनी मर्जी से जिया, मैं आपके बेफाम की भी जरूरत नहीं है। पाकिस्तान के अंदर का जो सिचुएशन है दर्शकों, पाकिस्तान के टुकड़े इतने होंगे जिसका कोई हिसाब नहीं। बलूचिस्तान जाने वाला है, आज नहीं 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल, हम आप अपने जीते जी इसी जनरेशन में देख लेंगे। सिंध जाने वाला है, केपीके जाने वाला है, पीओके की हालत आप देख रहे हैं। एक ऐसा मुल्क जो झूठ की बुनियाद पर बना, जिसका आधार ही झूठ है, तो जिनको यह लग रहा है कि वो कोई अरबी घोड़े हैं, नहीं हो भाई। 4 नस्ल पीछे जाओगे तो बाबूजी का नाम राम बहादुर, श्याम बहादुर, काम बहादुर, यही सब मिलेगा। लेकिन पाकिस्तान की पाकिस्तानी पंजाबी कौम को यह लगता है कि ये सब के सब अरब से चल के आए, और इनका सिंपल एक मंसूबा है, वो है भारत की बर्बादी। जो आरवीएस मनु साहब कह रहे हैं, इसमें तनिक भी इधर उधर होने की बात नहीं है। नोटबंदी के संबंध में भी इन्होंने यही कहा जो आपने सुना कि भाई नोटबंदी का 30%, माफ करिए, जो फर्जी फेक नोट्स थे उसका 30% और ड्रग से 30%, 60-70% पैसा केवल भारत में होने वाले टेरर अटैक्स पर किया जाता था। हमारी इकोनॉमी, हमारा पैसा, हमारे ही लोगों के बीच ये सब कुछ करके, इसमें हमारे भी लोग शामिल थे, और भारत को तबाह बर्बाद करने की साजिश रची गई। लेकिन आज बहुत सारे लोगों को मोदी बुरा लगता है, मोदी खराब लगता है, अमित शाह बुरे लगते हैं, योगी आदित्यनाथ बहुत बुरे लगते हैं। उसका कारण यह भी है क्योंकि पाकिस्तान आज घुटनों पर है। पाकिस्तान से कोई मुशायरा करने नहीं आ पा रहा है, पाकिस्तान से कोई ये नहीं कहने आ पा रहा है कि अब तो आदत सी है, मुझको नहीं चल रहा है। अब सिंपल कहानी है कि एक आतंकी घटना करेंगे और आपका इस्लामाबाद, आपका कराची, आपके लाहौर, आपके मुल्तान में ब्रह्मोस गिरेगा। आपने युद्ध के नियम बदल दिए। यह बात बहुत सारे लोगों को खटक रही है। भारत में बैठे बहुत सारे लोगों को मोदी बड़े कमजोर लगते हैं, मोदी को वो डिप्लोमेसी भी बताना चाहते हैं, मोदी को वो कूटनीति सिखाना चाहते हैं, और वो समय समय पर कूटनीति के आखिरी रास्ते पर आ जाते हैं कि कहते हैं कि जी पाकिस्तान से बात करो। भारतीय कूटनीति, भारत की डिप्लोमेसी कब कहां कारगर है ये हम नहीं बता रहे, ये पोलैंड के एक मंत्री से सुनो। using tactical nuclear weapons in Ukraine at the end of 2022. But it's true, Prime Minister Modi is one of the few people who actually can exert some pressure and influence on the President Putin, and that is clearly something India could do to stop this conflict. जी हाँ, पोलैंड के मंत्री हैं, बता रहे हैं कि 2022 में लगभग पुतिन ने मन बना लिया था कि वो यूक्रेन पर न्यूक्लियर अटैक करने वाले थे, और वो वैसा नहीं हुआ क्योंकि नरेंद्र मोदी ने उस मामले में हस्तक्षेप किया। ये नरेंद्र मोदी या बीजेपी या कोई बीजेपी का मंत्री नहीं कह रहा, ये पोलैंड में बैठा कोई मंत्री कह रहा है। अब आपको यह लग रहा होगा कि अपनी इस स्टोरी में आखिर इस तस्वीर का क्या मतलब है। तस्वीर के बैकग्राउंड पर जाइएगा, और तस्वीर के सामने जो लोग हैं उनको तो बखूबी आप जानते ही हैं। भारत के अंदर आने वाले कुछ महीनों में कुछ बड़े बदलाव होने जा रहे हैं।
वो सत्ता के स्तर पर हो सकता है, वो संवैधानिक स्थिति पर हो सकता है, वो भारत की आंतरिक परिस्थिति से जुड़ा हो सकता है, लेकिन कुछ ऐसे बड़े फैसले भारत लेने जा रहा है जो निश्चित तौर पर भारत की आंतरिक स्थिति को तो प्रभावित करेगा ही करेगा, भारत को जियोपॉलिटिकल सिचुएशन पर भी एक बड़ा प्रभाव डालने जा रहा है। और संभवतः यह इशारा बहुत सारे लोगों को नजर आ रहा है, और यही कारण है कि यह जो आपको जंतर मंतर वाला ड्रामा देखने को मिल रहा है, या इसके अलावा और भी तरह तरह की जो कोशिशें देश के अंदर चल रही हैं, मॉनसून का सत्र आ रहा है, मॉनसून का संसद सत्र, इसमें आपको बहुत कुछ देखने को मिल जाएगा। बहुत तैयार रहिए, अपनी आंखें और अपना कान और अपना दिमाग सब खुला रखिए, क्योंकि बहुत कुछ ऐसा होगा जहां आप गलतफहमी के शिकार हो सकते हैं। आप ये समझो कि जिस दौर में भारत को पाकिस्तान के साथ न जाने क्या कर देना चाहिए था, उस दौर में 26/11 हमले के बाद भारत आखिर केवल डोजियर ही क्यों दे रहा था? आखिर क्यों भारत की एनएसजी की टीम को मुंबई पहुंचने में घंटों का समय लग गया? मुंबई जो एक युद्ध की स्थिति में थी, वहां प्रशासन में बैठे लोग यह तय नहीं कर पा रहे थे कि आखिर करना क्या है, इसके पीछे क्या मानसिकता रही होगी। और आरवीएस मनी अगर कह रहे हैं कि यह कांग्रेस और आईएसआई के बीच एक फिक्स मैच था, Also, the 26/11, I have said it on many occasions, it's a fixed match between ISI and INC. Please repeat that. It is a fixed match between INC, Indian National Congress, and ISI. 26. I say that with full responsibility. I have been telling it for 7 years, 8 years. I've asked Congress people to challenge it on national TV. Why I am saying it is, you go through the record. तो फिर उनकी बात को माने या ना माने, लेकिन पब्लिक डोमेन में जो चीजें हैं, उस काल परिस्थिति में जो कुछ कहा गया, देखा गया और जो एक्शन हुआ, वो बहुत कुछ एक इशारा कर रहा है। बाकी देखते रहिए बीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।